बोया पेड़ बबूल का, सालनी को कैसे हुआ छले जाने का आभास। भाग 1। तुम्हें मालूम है, चिल्लाते समय तुम बिल्कुल जंगली बिल्ली लगती हो। बस थोड़ा बालों को फैलाने की कमी रह जाती है। सौम्य दांत किटकिटाकर चिल्लाया। और तुम कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? चिल्ला चिल्ला कर बोलते समय पागल कुत्ते से लगते हो। यह हम दोनों का असली रूप था, जो अब किसी भी तरह पर्दे में छिपने को तैयार नहीं था। बस हमारे मासूम बेटे के बाहर जाने की देर होती, फिर वह चाहे स्कूल जाए या क्रिकेट खेलने। हमारा अब रोज का यही था। हम दोनों अपने बेटे के बाहर जाने पर अपना झगड़ा शुरू कर देते। पहला काम हम दोनों में से कोई भी एक यह कर देता कि खूब तेज आवाज़ में गाने बजा देता, और फिर उससे भी तेज आवाज़ में हम लड़ना शुरू कर देते, कारण या अकारण ही। हाँ, सबके सामने हम अब भी आदर्श पति पत्नी थे, शायद थे, क्योंकि कितनी ही बार परिचितों पड़ोसियों की आंखों में कटाक्ष एक उपहास सा कौंधता देखा है मैंने और सौम्य ने प्रेम विवाह किया था। मैं मात्र 18 वर्ष की थी और सौम्य का 36वां साल चल रहा था। वे अपनी पहली पत्नी को एक दुर्घटना में गंवा चुके थे और 2 बच्चों को उनके नाना नानी के हवाले कर जीवन को पूरी शिद्दत और बेबाकी से जी रहे थे। मस्ती, जोश, फुर्तीलापन, कविता, शायरी, कहानियाँ, नाटक, फिल्में, तेज बाइक चलाना, सब कुछ तो था जो मुझ जैसी फिल्मों से बेइंतहा प्रभावित और उन्हीं फिल्मों की काल्पनिक दुनिया में जीने वाली लड़की के लिए जरूरी रहा था। 36 साल का व्यक्ति 26 साल के युवक जैसा व्यवहार कर रहा है, उसके जैसा बनाव श्रृंगार कर रहा है, इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा था उस समय। शायद 18 साल की उम्र ही है भ्रमों में जीने की, या शायद मैं पूरी तरह सौम्य के इस भ्रम जाल में फंस चुकी थी। मम्मी पापा का कुछ भी समझाना मेरी समझ में नहीं आया। 36 साल की आयु में कहीं भी उसमें गंभीरता नहीं, न संबंधों रिश्तों को निभाने में और न ही अपनी जिम्मेदारियां निभाने में। वह तुम्हारी क्या देखभाल करेगा, कैसे रहोगी उसके साथ जीवन भर? मम्मी ने समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं तो प्रेम के खुमार में डूबी थी। यह तो तारीफ की बात है मम्मी। हर समय मुंह लटकाए रखने की जगह अगर कोई खुशदिली से रह रहा है तो उसमें बुरा क्यों देखना? तारीफ करनी चाहिए उसकी। तो मैं उल्टा मम्मी को ही समझाने लगती। पापा चुपचाप अखबार पढ़ते रहते। जिस दिन पापा जबरदस्त तनाव में होते, उस दिन के अखबार में न जाने क्या क्या खोजते रहते, फिर भले ही अखबार सुबह पूरा पढ़ लिया हो। यह देख मैं, मम्मी और मेरे दोनों छोटे भाई शालीन और कुलीन बिल्कुल चुप्पी साध लेते। घर में इतनी शांति हो जाती कि केवल बीच बीच में पापा की गहरी सांसों की आवाज़ ही सुनाई देती। तनाव तो सबको हो ही जाता है कभी कभी, शायद बड़ों को ज़्यादा ही होता है। मम्मी हमें समझाती तो इस समय पापा पूरी तरह तनाव में हैं। शालिनी, पापा ने आवाज़ लगाई। पापा का मुझे इस समय सालू के बजाय शालिनी कहना तो यही बताता है कि पापा हाई टेंशन में नहीं वरन सुपर हाई टेंशन में हैं। शालिनी, मेरे सामने बैठो, मेरी बात को समझो बेटा। मैंने पता किया है, सौम्य ठीक लड़का नहीं है। उसकी पहली शादी भी प्रेम विवाह थी, फिर बीवी को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। बच्चों को उनके नाना नानी के पास पहुंचाने के बाद पिछले 5 वर्षों में एक बार भी उनकी खोज खबर लेने नहीं गया और न ही उन्हें कोई पैसे भेजता है। बच्चों के नाना नानी को इस कदर डरा धमका रखा है कि वे कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते और बच्चों और अपनी सुरक्षा के लिए चुप रह गए हैं। ऐसा आदमी जो अपनी पहली बीवी और अपनी ही संतान के प्रति इतना निष्ठुर हो, वह तुम्हारी क्या देखभाल करेगा, कैसे रखेगा तुम्हें? फिर तुम दोनों की उम्र में भी तो बहुत ज़्यादा अंतर है। जीवन साथी तो हम उम्र ही ठीक रहता है। तुम एक बार गंभीरता से सोचकर देखो। प्रेम अच्छी चीज़ है बेटा,
लेकिन प्रेम में इस तरह अंधा हो जाना कि सच्चाई दिखाई ही नहीं दे ठीक नहीं है। बेटा, तुम्हें हमने अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए। आज तुम्हारी सारी समझदारी की परीक्षा है बेटा। एक बार नहीं 10 बार सोचो और तब निर्णय करो। अपनी सारी अच्छाइयों के बावजूद पापा खुद निर्णय लेने में बेहद दृढ़ रहे हैं, बेहद कड़ाई से निर्णय लेते रहे हैं। लेकिन उस दिन मुझे समझाने में कितने कातर हुए जा रहे थे। उनकी कातरता मुझे और भी उद्दंड बना रही थी। उनकी किसी बात, किसी तर्क पर मैंने एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं दिया। सोचने समझने की तो बात ही दूर थी। मैं चिल्लाकर बोली, मैं तो निर्णय कर चुकी हूँ पापा। एक बार सोचूं या 10 बार, मेरा निर्णय यही है कि मैं सौम्य से ही शादी कर रही हूँ। आप सबकी मर्जी हो तब भी और न हो तब भी। मैं आपे से बाहर हुई जा रही थी। तो मेरा निर्णय भी सुन लो। आज के बाद हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। मैं, मेरी बीवी और मेरे दोनों बेटे शालीन और कुलीन तुम्हारे कुछ नहीं लगते और न ही तुम हमारी कुछ हो। जब मरूंगा तभी आना और मेरी संपत्ति से अपना हिस्सा लेकर निकल जाना। नाउ गेट लॉस्ट। पापा अपने पूरे दृढ़ रूप में आ गए थे, मगर मैं ही कौन सा डर रही थी। दृढ़ स्वर में बोली, ओके देन, मैं आपकी संपत्ति पर थूकती हूँ। कभी इस घर का रुख नहीं करूँगी। बाय। मैं जोर से दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल गई थी। उसी रात हमने मंदिर में शादी कर ली, सौम्य के 2-4 मित्रों की मौजूदगी में। अब मैं श्रीमती सौम्य थी, जिसे बहुत लाड से सौम्य ने ही सौम्या नाम दिया था। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब बहुत सुंदर था, कथा कहानियों या कहे फिल्मों के परिलोक जैसा। और फिर जल्द ही मासूम के आने की आहट सुनाई दी। मेरे लिए तो यह पहली बार माँ बनने का रोमांच था, लेकिन सौम्य तो इस अनुभव से 2 बार गुजर चुके थे और उस अनुभव को कपड़े पर पड़ी धूल की तरह झाड़ चुके थे। उन्हें कोई उत्साह न होता, लेकिन मैं इसे पूरी उदारता से समझ लेती। आखिर मैं हूँ ही बहुत समझदार। दूसरे के मनोविज्ञान, दूसरे के मनोभावों को खूब अच्छी तरह समझती हूँ। इसलिए माँ बनने के अपने उत्साह को मैंने तनिक भी कम नहीं होने दिया। समय पर सुंदर बेटी को जन्म देकर खुद ही निहाल होती रही। सौम्य इस सब में कहीं भी मेरे साथ नहीं थे, मेरे पास नहीं थे। लेडी डॉक्टर और नर्सों के साथ उनकी हंसी ठिठोली चलती रहती, लेकिन इस जिंदा दिली की तो मैं खुद कायल थी, तो अब क्या कहती। इधर माँ के रूप में मेरी व्यस्तता बढ़ती जा रही थी, उधर सौम्य बर्तन साफ करने वाली बाई, मासूम की देखभाल करने वाली आया, यहाँ तक कि मेरी मालिश करने के लिए आने वाली, मेरा हाल पूछने वाली पड़ोसिनों, मेरी सहेलियों को भी अपनी जिंदा दिली से भिगोए रहते। काश थोड़ी सी यही जिंदा दिली मेरे मासूम बेटे को भी मिल जाती। मेरे इसलिए कहा क्योंकि सौम्य ने ही कहा था, यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। मेरे तो पहले ही 2 बच्चे हैं, जो बेचारे माँ के मरने की वजह से अपने नाना नानी के पास पड़े हैं। सौम्य का गिरगिट की तरह बदलता रंग मुझे आश्चर्यचकित कर देता। प्रेम की पींगे बढ़ाते समय तो उसने कभी पत्नी और बच्चों का जिक्र नहीं किया था, और अब अचानक बच्चों से इतनी ज़्यादा सहानुभूति पैदा हो गई थी। बस यहीं कहीं से मेरे प्रेम का दर्पण चटकना शुरू हो गया था, और दिन ब दिन इसमें दरारें बढ़ती जा रही थी। शायद सबसे बड़ी दरार, या कहीं पूरा दर्पण ही तब चकनाचूर हो गया जब मैंने सौम्य को किसी से कहते सुना, यह बेवकूफ़ औरत अपने बाप की सारी दौलत छोड़कर खाली हाथ मेरा माल उड़ाने चली आई। उस वक्त इसके रूप और यौवन पर फिदा होकर मैंने भी शादी करने की मूर्खता कर दी, वरना ऐसी औरतों को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना मुझे खूब आता है। आज शादी के 8 साल बाद पेट के निचले हिस्से में दर्द होने पर जांच करवाई तो पता चला कि गर्भाशय में कुछ समस्या है, इसलिए इसे निकालना बेहद ज़रूरी है, वरना कैंसर होने का खतरा है। आज एक बार फिर मैं अस्पताल के बिस्तर पर हूँ। किसे खबर करूँ? मेजर ऑपरेशन है, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखता जिसे अपने पास बुला सकूँ। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। दूसरा भाग मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें।